तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी क्रैश कोर्स की डे 55 है और अभी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, कई बच्चे कैंपेन चला रहे हैं, कैंपेन या ट्विटर पे जो भी कहें कि सीबीआई जांच को लेकर मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझसे भी कई बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर एक बार आप भी मतलब अपने चैनल के माध्यम से बच्चों से कह दीजिए। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा बच्चों, देखो अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है या इसकी जांच होनी चाहिए तो बिल्कुल आप उस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग मांग कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। डे 55 में हमारा क्या है, क्रैश कोर्स का जो चल रहा है, यानी हमने अभी तक जितना पोर्शन देखा है कि मॉडर्न हिस्ट्री आज हमारी लास्ट क्लास है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आज एंड होने वाला है। इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, यानी मान के चलिए 2 क्लास के अंदर मैं उसको समराइज करके फिनिश करने की कोशिश करूंगा। डे 57 पे हमारा ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे 58 से जियोग्राफी का पोर्शन, यानी लास्ट सेशन बचता है हमारा जीएस वाला। ठीक है, उसके साथ साथ उत्तराखंड, अब उत्तराखंड के भूगोल में लगभग आज से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यानी उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है या जिला सीरीज वगैरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां हम लोग आज से एंट्री कर रहे हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन हम साथ में देख रहे हैं। रीजनिंग मैंने बताया था कि 3 दिन की क्लास में रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज देखिए अगला जो पहला क्वेश्चन आता है आज की क्लास से, गदर पार्टी की स्थापना लिख लीजिए। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। ठीक है, 1913 में क्या बनी थी बच्चों? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ये जीएस के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। ठीक है, यहीं पर लिखो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, लिखो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता ये किसने की थी? ये पहले लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था ये पता होना चाहिए। 1916 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो की थी अंबिका चरण मजुमदार जी ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार जी ने की थी। ठीक है, अंबिका चरण मजुमदार जी ने की थी। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो लखनऊ अधिवेशन है क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग और अपने जो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनके बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। साथ ही साथ नरम दल व गरम दल के बीच भी इसमें एग्रीमेंट हुआ था, इसलिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख लीजिए नरम व गरम दल एक हो गए थे, एक दोबारा मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता भी हुआ था। ठीक है, लिखो इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के बीच समझौता प्लस इसमें एक और चीज हुई थी, क्या? गरम व नरम दल एक हो गए थे। ठीक है, जो डिफरेंट सेपरेट हुए थे, गरम व नरम दल एक हो गए थे पुनः, जो कि 1907 में इनका आपस में क्या हुआ था? विभाजित हो गए थे, फिर एक से हो गए, इसलिए इसको जाना जाता है। अगला लिख लिया आप लोग, अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस का क्वेश्चन। अल हिलाल नामक समाचार पत्र। ठीक है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र, अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा क्या किया गया था? अल हिलाल नामक समाचार पत्र जारी किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको इंपोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट, अहरार आंदोलन कब शुरू हुआ था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा। ठीक है, यानी अहरार आंदोलन लिखो, अहरार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो उग्र थे मुस्लिम राष्ट्रवादी, यानी ठीक है उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा, उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा, क्या किया गया था? अपने आप में एक आंदोलन चलाया गया था जिसको बोला गया अहरार आंदोलन। ठीक है, यहीं पर अगला क्वेश्चन आता है, बंगाल विभाजन को कब लागू किया गया था? लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? यहां लिख देता हूं, बंगाल का जो विभाजन हुआ था इसको लागू कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905, यानी 16 अक्टूबर 1905 को अहरार नामक बंगाल विभाजन को क्या किया गया था? लागू किया गया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पहले बंगाल को विभाजित कर दिया, फिर बाद में फ्यूचर में उसको रद्द कर दिया। ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में, 1911 में क्या किया गया था बच्चों? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ये क्वेश्चन भी अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रद्द कब हुआ था और बंगाल विभाजन कब लागू किया गया था। दो के दो क्वेश्चन अपने आप में क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने आप में जो आता है, ये आता है अपने आप में क्या, किस अधिवेशन में स्वशासन या स्वराज की मांग की गई थी? लिखो, पहली बार स्वशासन ऑब्लिक स्वराज की मांग। लिखो, पहली बार स्वशासन, पूरा लिखना, पहली बार स्वशासन या स्वराज की मांग 1906 में की गई थी, कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। ठीक है, लिखो, कलकत्ता अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता जो की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके? दादा भाई नौरोजी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछता है कि पहली बार स्वराज या स्वशासन की मांग कब की गई थी, रहता है क्वेश्चन इंपोर्टेंट। अगला लिखो आप लोग, नरम दल व गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन। लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी का नरम व गरम दल के रूप में विभाजन। नरम वो जो एक हो गए थे बताया ना, वो पहले विभाजित हो गए थे, गरम दल में विभाजन, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 1907 में हुआ था, और ये जो अधिवेशन था इसको बोलते हैं सूरत अधिवेशन। क्या बोलते हैं? सूरत अधिवेशन बोला जाता है इसको। 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का नरम व गरम दल के रूप में विभाजन हो गया था। ठीक है, अगला लिखो आप लोग, 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा क्या की गई थी? बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट लिखना है आपको, संध्या व युगांतर समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? संध्या प्लस युगांतर, संध्या प्लस युगांतर का प्रकाशन कहां से होता था? बंगाल से। का प्रकाशन कहां से होता था? बंगाल नाम की जगह से संध्या व युगांतर का प्रकाशन होता था। ठीक है, अगला लिखना है आपको, काल समाचार पत्र कहां से निकलता था? महाराष्ट्र से। यहीं पे लिख दो, काल नाम का समाचार पत्र कहां से निकलता था? महाराष्ट्र से। ठीक है, काल नामक समाचार पत्र कहां से निकलता था? महाराष्ट्र से निकलता था। नेक्स्ट लिखना है आपको, पेरिस इंडियन सोसाइटी की नींव किसने रखी? मैडम भीकाजी कामा ने। ठीक है, पेरिस इंडियन सोसाइटी की नींव किसने रखी? पूरा लिखना आप लोग, पेरिस इंडियन सोसाइटी की नींव, पेरिस इंडियन सोसाइटी की नींव जो रखी थी मैडम भीकाजी कामा ने रखी थी। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा ने क्या रखी थी? पेरिस इंडियन सोसाइटी की नींव रखी गई थी। ठीक है, अगला लिखना है आपको, हिंद एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सोहन सिंह भाकना। हिंद एसोसिएशन, हिंद एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भाकना ने। ठीक है, क्या लिखोगे? सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना ने क्या की थी? हिंद एसोसिएशन की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना, अभी ये पता चल जाएगा कितने बच्चे क्लास देखते हैं नहीं देखते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक है, गूगल करो, कुछ करो, इसका आंसर लिख के देना। तारकनाथ दास है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, जो भी आपको मिलेगा। इंडियन नेशनल लीग की स्थापना किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं ढूंढोगे लॉस आपको होगा। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर बता देना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी, सबसे कम उम्र में
फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी जो था खुदीराम बोस जी थे। ठीक है, लिखो खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, सबसे कम उम्र में इनको क्या मिल गई थी, फांसी की सजा मिल गई थी, और ये मिली थी 1908 में। ठीक है, यानी 1908 में। अगला लिखो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी, 1908 कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, अभिनव भारत समाज स्थापित किया था किसने किया था, वीडी सावरकर। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर ने क्या की थी, अपने आप में अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ से वीडी सावरकर वाले के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो लिखना है आपको। क्या लिखना है, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की योजना किसने बनाई थी, रास बिहारी बोस द्वारा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड कर दो, की हत्या की योजना, बच गया था लेकिन इसकी योजना बनाई थी। ठीक है, की हत्या की योजना किस क्रांतिकारी ने बनाई थी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की। ये बनाई थी बच्चों रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, लिखो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के द्वारा क्या किया गया था, ये वीडी सावरकर की हत्या का अपने आप में क्या लगा था, योजना बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारी गुप्त संगठन किसने बनाया था, वही है। ठीक है, अभिनव भारत नाम का क्रांतिकारी गुप्त संगठन, क्रांतिकारी गुप्त संगठन किसके द्वारा बनाया गया था, वीडी सावरकर के द्वारा, यानी विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा क्या बनाया गया था, अपने आप में ये अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी गुप्त संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, स्वदेशी एवं बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटनाक्रम के बाद सामने आए, स्वदेशी प्लस बहिष्कार, यानी अपने देश की चीजों को अपनाओ और ब्रिटिश सामान या वस्तुओं का बहिष्कार करो, ये किस आंदोलन के दौरान सामने आए, ये बंग भंग यानी बंगाल विभाजन आंदोलन के दौरान। ठीक है, बंग भंग भी कहते हैं उसको, आंदोलन के दौरान, बंगबंध आंदोलन के दौरान ये सामने आए। ठीक है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन है। अब इसमें कई चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने नहीं लिखाई होंगी, अब ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। असहयोग आंदोलन 1920, चौरा-चौरी कांड, सविनय अवज्ञा, साइमन कमीशन, भारत कब आया था, किस स्थिति को पहुंचा था, ये तो आपको आता ही है। गांधी इरविन समझौता, दांडी मार्च, इसके अलावा पूना पैक्ट कब हुआ था, गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे, बहुत बार बता चुका हूँ, ये सब आपको आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग पोर्शन क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आज का उत्तराखंड का पोर्शन। अब देखो 2-3 क्लास में मैं इसकी कोशिश करूंगा जो मेडिवल वाली हिस्ट्री है उसमें से कुछ फैक्ट अगर मुझे मिलते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से तो वो आपको बता दूंगा। ठीक है, अब यहां से आता है आज का आपका उत्तराखंड वाला पोर्शन। उत्तराखंड लिखिए, नायक सुधार अधिनियम का किस वर्ष पारित हुआ था, नायक सुधार एक्ट, नायक सुधार एक्ट या अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1929 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में डाडा मंडी में एक व्यापक आंदोलन हुआ था। लिखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डाडा मंडी में व्यापक आंदोलन का नेतृत्व, व्यापक आंदोलन का नेतृत्व किसके अध्यक्षता में होता है, यानी भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था उस समय डाडा मंडी में एक व्यापक आंदोलन चलाया था उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में। ठीक है, तो लिखो उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में क्या हुआ था बच्चों, डाडा मंडी में एक आंदोलन हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अल्मोड़ा में ऐतिहासिक जेल का निर्माण किस वर्ष हुआ था, ये पहले भी है लेकिन इसको फाइनल फॉर्म इसमें दिया गया था। ठीक है, अल्मोड़ा में ऐतिहासिक जेल
ऐतिहासिक जेल। और ये काफ़ी कंफ्यूज आपको करेगा, ये शिफ्ट वगैरह हुआ था, लेकिन फाइनली 1872 याद रखना। कई जगह 1815, 16, इधर उधर 22, पता नहीं क्या क्या लिखा है, ठीक है। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक जेल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पृथ्वीपुर किसका प्राचीन नाम था? पृथ्वीपुर किसका प्राचीन नाम था? देहरादून का। पृथ्वीपुर किसका प्राचीन नाम था? देहरादून का प्राचीन नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? इसको पीताम्बर दत्त बरथवाल जी के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देहरादून में की गई थी 24 फरवरी 2010 को। इसमें भी आपको क्वेश्चन कंफ्यूज मतलब 2009 भी दिखेगा, ठीक है। 2010 को कहाँ हुई थी? देहरादून में, बट यही आपका आयोग भी मानता है इसको। अगला क्वेश्चन लिखिए आपको, महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र, महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र, नेत्र विज्ञान केंद्र किस जगह पर अवस्थित है? यह है बच्चों देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र किस जगह पे स्थित है? देहरादून में, ठीक है। अगला लिखो आपको, देहरादून को मेरठ मंडल से पृथक कर गढ़वाल मंडल में शामिल कब किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1975 में। लिखो, देहरादून को मेरठ मंडल से पृथक कर गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया था? देहरादून को मेरठ मंडल से पृथक कर, पहले मेरठ मंडल में था, ठीक है। देहरादून को मेरठ मंडल से पृथक कर कहाँ? गढ़वाल मंडल में। 1975 में इसको गढ़वाल मंडल में क्या कर दिया गया था? देहरादून को मेरठ मंडल से शिफ्ट करके शामिल किया गया था, ठीक है। अगला लिखना आपको, आसन बैराज जो कि कहाँ है? देहरादून में। कब बना था? आसन बैराज ये बना था बच्चों 1967 में, और है कहाँ? देहरादून जनपद में। और आपको ये भी पता होगा, आसन को पहला उत्तराखंड का ऐसा क्षेत्र है जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। पिछले एक वर्ष पहले आपने अगर करंट अफेयर पढ़ा होगा, ध्यान होगा आपको, आसन पहला उत्तराखंड का ऐसा क्षेत्र है जो वेटलैंड यानी आसन जो वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि है वो रामसर साइट में शामिल हो चुकी थी। 37वें 38वें नंबर की थी, अब तो 75 76 हो गए। तो ये क्वेश्चन आपको वैसे भी पता होगा कि आसन बैराज भी पता होगा आपको 1967 में कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? यानी भारतीय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI की स्थापना लिखो 1906 में। यानी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में देहरादून में ही हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये सबसे पहले बना था 1767 में, जो कि 1942 में देहरादून में इसको शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। लिखो 1667 में, 1767 में, ब्रैकेट में लिखो 1942 में देहरादून शिफ्ट हो गया था, ठीक है। देहरादून में इसको क्या कर दिया गया था? शिफ्ट कर दिया गया था। किसको? ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग को 1767 में देहरादून में क्या किया गया था? 1942 में देहरादून में शिफ्ट किया गया था, ठीक है। अगला लिखना है आपको, देहरादून को अलग जिले के रूप में, ये नहीं, टाइगर फॉल और मैसी जलप्रपात कहाँ है? ठीक है, देखो टाइगर फॉल, टाइगर जलप्रपात प्लस मैसी जलप्रपात ये किस जनपद में है? देहरादून जनपद में है, ठीक है। दो के दो, टाइगर जलप्रपात और मैसी जलप्रपात की जनपद में देहरादून में है, ठीक है। अगला देखो आपको, कासरो ताल व चंद्रबाणी ताल कहाँ है? कासरो ताल व चंद्रबाणी ताल, कासरो ताल प्लस चंद्रबाणी ताल, चंद्रबाणी ताल ये भी कहाँ स्थित है? देहरादून जनपद में की जनपद में है। चंद्रबाणी ताल या कासरो ताल की जनपद में है, देहरादून जनपद में है। अगला लिखना आपको, देश का प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये FRI जो है पहले फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना लिखो। देश के पहले वन महाविद्यालय, देश के पहले वन महाविद्यालय, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है नहीं वन महाविद्यालय के रूप में, लिखो देश के पहले वन महाविद्यालय,
देश के स्कूल ऑफ देहरादून, ठीक है, क्या लिखोगे, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना 1878 में, जो बाद में FRI के रूप में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब हुई थी, मतलब 1878 में। अब FRI जो है उसका मुख्य भवन किस शैली का बना है, लिखो, फॉरेस्ट FRI रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्य भवन किस शैली का बना है, ग्रीक व रोमन शैली का, ठीक है, क्योंकि वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया तो वहीं की शैली चलाते हैं वो, ग्रीक प्लस रोमन शैली का अपने आप को क्या बना दिया, बिल्डिंग बना दी, ठीक है। ये था आपका आज के GS और उत्तराखंड के क्वेश्चन। अब जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट वो आता है आज का आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर भी आपकी 5-7 नंबर की आनी है पेपर में, तो हम कंप्यूटर के क्वेश्चन भी अच्छे से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। शायद ये जो आज के क्वेश्चन होंगे कई बच्चों को नहीं मिलेंगे, मतलब उनको पता नहीं होगा इन क्वेश्चन के बारे में, मैं ज़्यादा डिटेल से पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। देखो कंप्यूटर में क्या होता है बच्चों, नेटवर्क होता है, आप लोग सभी जानते हैं, एक नेट होता है, नेटवर्क होता है, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। अब नेट सिंपल याद रखो, नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण क्या क्या हैं, पहला पॉइंट लिखो, नेटवर्क हेतु आवश्यक उपकरण, यानी क्या क्या चीजें आपको इसके लिए चाहिए, किसके लिए, नेटवर्क के लिए। तो नेटवर्क के तो आवश्यक उपकरण क्या क्या है, देखो, एक होता है बच्चों रिपीटर्स, ऐसे ही रट जाना है, ठीक है। अब मैं ये यहाँ बताने का समय नहीं कि रिपीटर्स क्या होता है, गेटवे क्या होता है। दूसरा लिखो हब, तीसरा लिखो स्विच, हब, तीसरा लिखो स्विच, ठीक है। यानी एक होता है रिपीटर्स, एक होता है हब, एक होता है स्विच, एक होता है राउटर्स और एक होता है गेटवे। राउटर्स होता है और एक अपने आप में क्या होता है, यहीं से गेटवे होता है, ठीक है। यानी गेटवे यहां लिख देता हूं, गेटवे। ये होते हैं बच्चों नेटवर्क के लिए, किसी भी नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण। अगर पूछेगा ये किसका पार्ट है तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये किस चीज का पार्ट है, नेटवर्क का पार्ट है। राउटर, रिपीटर्स, हब, स्विच, गेटवे और राउटर्स। अब इन तीन में एक चीज देखना, यानी हब, स्विच और राउटर्स, यानी हब, स्विच और राउटर्स, इन तीन को बोलते हैं मैन, यानी मेन एरिया नेटवर्क। यानी हब, स्विच और राउटर्स लिखो, ऐसे लिख दो, हब प्लस स्विच प्लस राउटर्स, ये तीनों से मिलके क्या बनता है, मैन, MAN, ठीक है, ये बनता है। यानी जो मेन मतलब जो एक नेटवर्क का टाइप है वो क्या होता है, कैसे होता है, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। मेन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जब आप नेटवर्क के मतलब आवश्यक उपकरण देख चुके हैं तो इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि नेटवर्क के प्रकार, यहां से क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, देखो नेटवर्क के प्रकार, ठीक है। एक होता है बच्चों इसमें, ये फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। पहला लिखो आप लोग, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लैन, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए, एक तो इसका फुल फॉर्म पूछता है, दूसरा ये लैन नेटवर्क कहाँ पे होता है, जैसे कहीं आप घर पे हैं, कहीं आप अपने ऑफिस पे हैं, ठीक है, घर है, ऑफिस है, इसके अलावा कोई बिल्डिंग है, कोई छोटा समूह है, कोई हवाई अड्डा है, भवन हो गया, कोई छोटा समूह है, या कोई हवाई अड्डा हो गया, हवाई अड्डा आदि। ऐसे जगहों पे जो कंप्यूटर का जो इंटरनेट का जो नेटवर्क होगा, नेट का जो नेटवर्क होगा, उसको बोलते हैं लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। किसी एक छोटे से रीजन के लिए, छोटे से भाग के लिए अगर आप कंप्यूटर के नेटवर्क को जोड़ते हैं तो उसको उस एरिया में लैन होता है। यानी बहुत बड़ी जगह न होकर घरों में, ऑफिसों में, भवनों में, छोटे समूह में, हवाई अड्डों में, किसी बिल्डिंग के अंदर लगाना है, किसी संस्थान के अंदर लगाना है, तो लोकल एरिया नेटवर्क वहां पर वर्क करता है, ठीक है। लैन के बाद बच्चों जो सेकेंड आता है वो आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सेकेंड लिखो वाइड एरिया नेटवर्क, क्या लिखोगे, वाइड यानी पूरा फैला हुआ है वाली बात है, क्या, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया
नेटवर्क, ठीक है। यानी वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये फुल फॉर्म भी पूछता है। ये किसी बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए होता है। कहने का मतलब छोटी जगह ना होके बड़े भौगोलिक क्षेत्र में ये नेटवर्क होता है। लिखो, बड़े भौगोलिक क्षेत्र में ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बड़े भौगोलिक क्षेत्र यानी बहुत बड़ा जो फिजिकल एरिया है, या किसी देश में या महादेश में, यानी महाद्वीपों में, यानी बहुत बड़े जगह पे अगर कोई नेटवर्क यूज हो रहा है तो उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। अब इसके एग्जांपल कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कौन से होते हैं? इसके एग्जांपल होते हैं बच्चों जैसे इंटरनेट। इंटरनेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इंटरनेट। वो पूरे विश्व के लिए, बड़े देश के लिए इंटरनेट होता है। यानी इंटोनेट भी होता है एक, इंटोनेट। ये सब के सब क्या है? वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं। और जो एटीएम होता है ना, एटीएम देखा होगा आपने, एटीएम मशीन, वो भी वैन पे कार्य करते हैं। नोट करके लिखो, एटीएम कॉमा वैन पर कार्य करता है, वाइड एरिया नेटवर्क पे कार्य करता है। कौन सा? एटीएम, ठीक है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तीसरा जो आता है बच्चों, मेन आता है, यही बता रहा था मैं, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्या लिखोगे? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ये पूछेगा ही कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तीसरा होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क जो होता है, मेन होता है, इसका जो मेन चीज़ है, ये किसी शहर के अंदर, ठीक है, यानी शहर की सीमाएं हैं जैसे, उसके अंदर होता है। और कई मेन जो होता है 2 या 2 से अधिक लेन से जोड़ता है, ठीक है। लिखो, किसी, जैसे आपका शहर है जहां आप रह रहे हैं, उस पूरे इलाके में जो नेटवर्क चल रहा होगा यही होगा, नहीं शहर की सीमाओं के अंदर। लिख दो, ये कहाँ पे दिखेगा आपको? शहर की सीमाओं के अंदर, शहर की सीमाओं के अंदर अगर कोई नेटवर्क चल रहा तो वो अपने आप में क्या है? मेन है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और ये क्या किया जाता है बच्चों ना, 2 से 2, मेन जो होता है 2 या अधिक लेन से जोड़ता है, ठीक है। देखो, मेन ऐसे लिखो, कॉमा 2 या 2 से अधिक लेन को जोड़ता है, 2 या अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है, लेन को जोड़ता है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए। और यहीं पे आपका जो मेन है उसको 3 चीजों से मिलकर बनाया, बताया था मैंने। एक बताया था राउटर्स, एक होता है स्विच, और एक होता है हब। ये इसके पार्ट हैं, ठीक है। इन 3 चीजों से मिलकर क्या होता है, अपने आप में बनता है। इसके बाद लास्ट आता है कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन। फुल फॉर्म लिख दो, कैंपस एरिया नेटवर्क। नाम से ही लग रहा है कैंपस एरिया नेटवर्क, इसी कैंपस रीजन में, ठीक है। पूरा लिख देना आप लोग, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? कैन सीमित भौगोलिक क्षेत्र में लैन से जुड़ने से निर्मित कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। लिखो, सीमित भौगोलिक क्षेत्र में लैन से जुड़ते हैं, मतलब लिमिटेड जो है भौगोलिक क्षेत्र यानी फिजिकल एरिया में लैन से जोड़ते हैं। किसी कैंपस वगैरह में लगाना होगा तो तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप में ये चल जाएगा, ठीक है। जैसे कोई आपकी बहुत मतलब बड़ा कैंपस है, कहीं जैसे आप सेक्रेटरीट में लगाना है, ये वो किसी कैंपस लेन को जोड़ने से अपने आप में बन जाते हैं, ठीक है, लिमिटेड फिजिकल एरिया में, ठीक। ये हो गया आपके प्रमुख नेटवर्क है। अब लास्ट चीज आज की, एक नोड होता है बच्चों, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कंप्यूटर नेटवर्क में, नोड होता है। एक टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है इसमें? नोड होती है। वो देखना वो क्या होता है, और नोड से क्वेश्चन पूछता है। नोड बच्चों एक पॉइंट है, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट होता है कम नेटवर्क में। इससे क्या होगा, जहां पे डाटा ट्रांसमिशन होता है, जो डेटा भेजते हैं हम, या तो वहां से एंड होगा या वहां से पुनः वितरण होगा। यानी डाटा क्या होगा, डाटा ट्रांसमिशन या तो इस पॉइंट से एंड होगा, 2 चीज हो सकती हैं, या तो समाप्त होगा या पुनः वितरण होगा, ठीक है। यानी पुनः वितरण होगा इस पॉइंट से। नोड होता है एक पॉइंट, यानी अगर कहीं नेटवर्क जा रहे हैं वहां पे एंड होगा, फिर डिस्प्यूट हो सकता है। तो आपसे ये नहीं पूछने वाला कि नोड क्या होता है, आपसे पूछेगा नोड के जो मेन टाइप होते हैं वो पूछ सकता है, ठीक है। तो नोड के प्रकार लिखो आप, और ये सब फिगर से बनाओगे आप, फिगर से आप लोग इसको समझ जाओगे। पहला लिखो आप लोग, एक होता है मेश नेटवर्क। मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। मेश नेटवर्क, इसमें क्या होता है देखिए, मैं आपको बताता हूं।
मेश नेटवर्क में क्या होगा बच्चों ना, जैसे ये है, हमने एक पॉइंट बना दिया ये इस टाइप से, ये बनाया मैंने एक मैंने ऐसा बना दिया, 2, मतलब ये पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसे बना दिया मैंने, 3, कुछ भी बना दो आप, ऐसे 4 पॉइंट बना दिए। अब इसमें क्या होगा, नेटवर्क को हम अलग अलग तरीके से सेंड कर सकते हैं, यानी एक ऐसे बना दिया, लो अब यहाँ से नेटवर्क यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से नेटवर्क यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से सीधे यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। कहने का मतलब मेश नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है, आप लोग डेफिनेशन लिख लेना, मेश नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है, या किसी भी स्रोत से कई मार्गों से संदेश भेज सकता है। यानी आपका कई नेटवर्क क्या होते हैं, जैसे यहाँ से इधर चला गया, बैक नहीं आ सकते, या यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएंगे, उसको एक प्रॉपर चेन से जाना पड़ेगा। लेकिन ये नेटवर्क यहाँ गया, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से इधर भी जा सकता है। यानी आप मेश नेटवर्क के नीचे लिखो, किसी भी स्रोत से कई मार्गों से संदेश भेज सकता है, किसी भी स्रोत से, ठीक है, किसी भी स्रोत से कई मार्गों को संदेश, कई मार्गों को संदेश भेज सकता है। तो ऐसा नेटवर्क जो कहलाता है मेश नेटवर्क कहलाता है, और ये हाई ट्रैफिक रीजन में होता है, ठीक है, जहां बहुत ज़्यादा डेटा की प्रॉब्लम आती है यार, नेटवर्क जो होता है, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में जा सकता है। पहला फिगर से समझना है, ठीक है। सेकंड लिखना आपको स्टार नेटवर्क है, स्टार नेटवर्क, आप फिगर देख के समझ जाओगे कि कौन सा नेटवर्क होगा, ठीक है। स्टार नेटवर्क में क्या होगा बच्चों, एक सेंट्रल नोड होगा, ये होगा सेंट्रल नोड। इस सेंट्रल नोड से क्या होगा, नेटवर्क अलग अलग दिशा में जाएगा, वहीं से वापस होगा। देखो कहीं जैसे एक यहाँ पे बना दिया मैंने छोटा सा, एक इधर बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ, नाम से लग रहा है। देखो अगर डेटा यहाँ से इधर गया तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से, यानी प्रॉपर एक चेन है। देखो ये इधर चला गया, अब ऐसा नहीं होगा यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता है, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, या यहाँ से ये सिर्फ ये पॉइंट से सेंट्रल नोड से अन्य नोडों को वितरण होगा और वापस सेंट्रल नोड की ओर ही आ सकता है। यानी एक प्रकार का, इस प्रकार का जब स्टार नेटवर्क होगा देख के आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तीसरा होता है बच्चों एक रिंग नेटवर्क है। कौन सा होता है, रिंग नेटवर्क, RING, ठीक है, रिंग नेटवर्क। इस वाले नेटवर्क में क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में प्रॉपरली चीजें चलेंगी। जैसे एक ये बना दिया, 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 ठीक है। अब ऐसे होगा, यहाँ से इधर आया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ये एक रिंग के रूप में बनाएगी। मतलब आप जब डेटा का ट्रांसफर, तो इस प्रकार से अगर आपका होगा तो ये रिंग नेटवर्क होगा, यानी जो नेटवर्क होगा इस प्रकार से एक डायरेक्शन में ही जाएंगे, अलग अलग में नहीं जाएंगे। लास्ट आता है बच्चों आपको बस नेटवर्क, फोर्थ क्या लिखोगे, बस नेटवर्क, बस नेटवर्क। इसमें क्या लिखोगे डेफिनेशन, सभी नोड एक केबल से जुड़े होते हैं। ऐसा होगा जैसे एक तार है, एक नोड यहाँ जुड़ा है, एक नोड ऐसे जुड़ा है, फिर एक नोड इस प्रकार से जुड़ा है, फिर एक नोड इस प्रकार से। इसमें लिखो सभी नोड केवल एक ही केबल से जुड़े होते हैं, सभी नोड केवल एक ही केबल से जुड़े होते हैं। ये था आपका बेस्ट नेटवर्क। अब इसके डेफिनेशन पूछेगा, आप समझ जाओगे। अगर आपसे कभी ये पूछता है, जो पहला वाला मैंने बताया था उसमें हाई ट्रैफिक वाले में होता है, यानी अलग अलग डायरेक्शन में हम क्या भेज सकते हैं, नेटवर्क भेज सकते हैं। दूसरा एक स्टार नेटवर्क होगा, उसमें सेंट्रल नोड से जुड़े होंगे और सेंट्रल नोड से नोड की ओर, नोड से सेंट्रल नोड की ओर। तीसरा रिंग नेटवर्क, एक रिंग के रूप में जाएगा, यानी बैक नहीं आएगा। और बस नेटवर्क में क्या होता है, एक केबल से सारे नोड जुड़े होते हैं, ठीक है। ये था आज का आपका सेशन, डे नंबर 55, ठीक है। होपफुली चीज़ें आपके समझ आई होंगी, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखना है। थैंक यू।